किसी भी देश को सुरक्षित तभी माना जाता है जब उस देश का सुरक्षा और खुफिया तंत्र मजबूत हो। और जब खुफिया एजेंसी की बात करें और मोसाद का नाम न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोसाद कितना पावरफुल है और कैसे पूरी दुनिया इस छोटे से देश यानी इजराइल का लोहा मानती है। कथा संगम में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसे मजेदार वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। मोसाद इजराइल की एक राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर तल अवीव में है। इसका गठन 13 दिसंबर 1949 में प्रधानमंत्री की सिफारिश से किया गया। अब दोस्तों, इजराइल बना ही 1948 में था और उन्होंने अपना खुफिया तंत्र बनाने की शुरुआत सिर्फ एक साल में ही शुरू कर दी थी। मोसाद की चीफ किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं करते, वो सीधे रिपोर्ट करते हैं प्रधानमंत्री को। मोसाद की एक छोटी सी यूनिट है जिसका नाम मैटस्टाडा है, जो कि काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट दुनिया की बेहतरीन खुफिया यूनिट्स में आती है। मोसाद को दुनिया की सबसे परफेक्ट किलिंग मशीन माना जाता है। मोसाद ने दुनिया भर में कई ऑपरेशन परफॉर्म किए, पर आज हम बात करेंगे उस एक मिशन की जिससे मोसाद की ताकत और खुफिया तंत्र का पता चलता है और वो कितनी खतरनाक है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 1972 से, जब जर्मनी में समर ओलंपिक्स चल रहे थे। दुनिया भर के तमाम खिलाड़ी इस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने आए हुए थे। खेल शुरू हुए अब तक एक हफ्ता ही हुआ था और कोई नहीं जानता था कि ओलंपिक्स खेल में कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, जो इस खेल के दिनों का सबसे काला अध्याय बन जाएगा। तारीख थी 15 सितंबर 1972। 8 खिलाड़ी ट्रैक सूट पहनकर ओलंपिक प्रीमाइसेस में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहां कुछ कैनेडियन खिलाड़ी पहुंच गए। कनाडा के खिलाड़ियों ने समझा कि वो किसी दूसरे देश के खिलाड़ी है और उन्होंने ट्रैक सूट पहने खिलाड़ियों को दीवार फांदने में मदद की। दीवार को पार करने के बाद कनाडा के खिलाड़ी अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए और ट्रैक सूट वाले खिलाड़ी इजराइल के ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, इन खिलाड़ियों का असली चेहरा सामने आ गया। दरअसल वो खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि हथियारों से लैस आतंकी थे। ये PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए आतंकी थे। 8 आतंकी हाथों में हथियार लिए अपने मिशन पर निकल पड़े। आतंकी होटल में एंटर हुए ही थे जहां इजराइल के खिलाड़ी आराम कर रहे थे। यहीं अचानक आतंकियों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इसी गोलीबारी के चलते कुछ खिलाड़ी भागने में कामयाब हो गए और कुछ खिलाड़ियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगले दिन पूरी दुनिया में यह खबर सनसनी बन के फैल गई कि पैलेस्टीन के आतंकवादियों ने जर्मनी के म्यूनिख शहर में 11 इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बना दिया है। पर अब तक किसी को यह नहीं पता था कि दरअसल 2 खिलाड़ी पहले ही मारे जा चुके हैं। आतंकियों ने मांग रखी कि इजराइल के अलग अलग जेलों में बंद पैलेस्टीन के 234 कैदियों को रिहा किया जाए, पर इस मांग को इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया और मना कर दिया। इसके बाद आतंकियों ने इजराइल के 2 खिलाड़ियों के शव को हॉस्टल के खिड़की से बाहर फेंक दिया। दरअसल वो ये संदेशा देना चाहते थे कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो बाकी खिलाड़ियों का भी यही हाल होगा। लेकिन इजराइल का इरादा नहीं बदला। उस वक्त के इजराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर के इस रवैये से लोगों को लग रहा था कि इजराइल ने अपने खिलाड़ियों को आतंकवादियों के भरोसे छोड़ दिया है। दरअसल इसी बीच गोल्डा मेयर चाहती थी कि वो जर्मनी से बात करके अपने स्पेशल फोर्सेस भेज के अपने खिलाड़ियों को रिहा करा सके, लेकिन जर्मनी ने इसकी इजाजत नहीं दी। अब आतंकियों ने एक और मांग रखी जो कि जर्मन सरकार से थी। उन्होंने मांग रखी कि उन्हें यहां से बंधक खिलाड़ियों के साथ निकलने दिया जाए और जर्मन सरकार ने यह बात मान भी ली। जर्मन सरकार ने उन्हें एक बस मुहैया कराई और उस बस में आतंकियों और इजरायली खिलाड़ियों को बैठाकर एयरपोर्ट के लिए रवाना कर दिया। जर्मन सरकार की रणनीति थी कि इसी बहाने आतंकी बाहर निकलेंगे और उन्हें एयरपोर्ट पर घेरना आसान होगा। एयरपोर्ट में कोने कोने पे शार्प शूटर तैनात कर दिए गए। खिलाड़ियों ने बस से उतरकर हेलीकॉप्टर में बैठना शुरू कर दिया था। अब शार्प शूटरों ने एक एक करके आतंकियों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया था। अपने आप को घिरता देख आतंकियों ने खिलाड़ियों को मारना शुरू कर दिया। हेलीकॉप्टर को बॉम्ब से उड़ा दिया गया। इसी बीच इजराइल के 9 खिलाड़ी
और सारे आतंकवादी मारे जाने की खबर आने लगी। इस बात से इजराइल बहुत दुखी हुआ और अब इजराइल का वो बदला शुरू हुआ जिसने इतिहास में अपनी जगह बनाई। दरअसल इस ऑपरेशन के लिए मोसाद को चुना गया और बस यहाँ कहानी पूरी तरह से फिल्मी हो जाती है। मोसाद ने 20 सालों में चुन चुन के सभी आतंकियों का खात्मा कर दिया। इस हादसे के बाद शुरू होता है इजराइल का बदला। इतिहास के पन्नों में मोसाद का यह बदला काफ़ी मशहूर है, जो किसी फिल्म की तरह लगता है, जिसमें उन्होंने फ़ोन, बॉम्ब, नकली पासपोर्ट और जहर की सुई जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया। जैसे जेम्स बॉन्ड मारते वक्त किसी भी देश की परवाह नहीं करता, वैसे ही मोसाद अपने ऑपरेशन के दौरान किसी भी देश में घुसकर अपने दुश्मनों का खात्मा कर देता है। अब ऑपरेशन शुरू करने के लिए गोल्डा मेयर, जो उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने मोसाद के साथ मिलकर एक मीटिंग की जिसमें उन्होंने अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए आदेश दिए। बस अब क्या था, आदेश मिलते ही मोसाद ने अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने सारे संभावित लोगों की लिस्ट बनाई जो ब्लैक सितंबर वाले ग्रुप से जुड़े हुए थे और जिनका म्यूनिक नरसंहार में हाथ था। ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए ऐसे एजेंट्स तलाशे गए जो गुमनाम रहते हुए ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए तैयार हों। मिशन पर जाने से पहले उनकी ब्रीफिंग में कहा गया कि सारे एजेंट्स अपने परिवार या दोस्तों को इस सीक्रेट मिशन के बारे में नहीं बताएंगे। इसके अलावा अगर पकड़े गए तो इजराइल इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। सारे एजेंट्स अब तैयार हो चुके थे। अब ऑपरेशन शुरू ही होने वाला था और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया रैथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कहर। इस ऑपरेशन के बारे में किसी भी देश को कोई भनक तक नहीं थी। कुछ ही दिनों में मोसाद एजेंट्स ने वेल ट्रेटर और महमूद हमशारी को कत्ल करके सनसनी मचा दी थी। पैलेस्टीनी आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराने के शक में बैरूत के एक प्रोफेसर बसिल अल क्वासी के सीने में 11 गोलियां दाग दी गई थी। दरअसल ये 11 गोली 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला था। मोसाद ने कुछ ऑपरेशन लेबनान में किए जिसमें 3 लोग जुड़े हुए थे। इसके बाद भी कई लोगों को निशाना बनाया गया, पर अभी भी इजराइल का बदला पूरा नहीं हुआ था। अब बारी आती है म्यूनिक नरसंहार के मास्टरमाइंड को मारने की, जिसका नाम था अली हसन। अली हसन सलेमा। मोसाद ने सलेमा को एक नाम दिया था, एक कोड नेम, रेड प्रेस। दुनिया भर में यह खबर फैल चुकी थी कि इजराइल अपने खिलाड़ियों की मौत का बदला ले रहा है। इसे जानते हुए सलेमा ने अपनी सुरक्षा का घेरा और मजबूत कर लिया। मोसाद ने सन 1973 नॉर्वे में और 74 में स्विट्जरलैंड में सलेमा को मारने की कोशिश की, पर उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद 74 में ही स्पेन में सलेमा को मारने की कोशिश की गई, पर इस बार भी वो बच निकला। साल 1979 में मोसाद ने फिर सलेमा को लेबनान की राजधानी बेरूत में ढूंढ निकाला। 22 जनवरी 1979 को एक बॉम्ब धमाके में सलेमा को भी मौत के घाट उतार दिया गया और बाकी के आतंकवादियों को भी 20 साल में चुन चुन कर मारा गया। मोसाद के खुफिया ऑपरेशन के कई खतरनाक किस्से हैं। वो अपने नागरिक और देश की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी में ऐसे ही नहीं गिना जाता। आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमास को दुनिया के ज़्यादातर देश आतंकी संगठन मानते हैं, तो आज इजराइल उनके साथ जो कर रहा है वो सही है। आतंक की इस लड़ाई में भारत सदैव इजराइल के साथ रहेगा। आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए शालोम।